हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके 24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेड सी वॉर के बारे में कि आखिर क्या है रेड सी वॉर, क्यों ये वॉर हो रही है, किन दो देशों के बीच में है और भारत इससे कैसे अफेक्ट हो रहा है। इन सभी बातों को डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ न्यूज दिखाना चाहूंगा जो आपने बीते कुछ टाइम में जरूर सुनी या देखी होंगी। तो देखो यहाँ पे कहते हैं, अनदर कार्गो शिप ऑन द वे टू इंडिया हिट बाय ड्रोन, यानी इंडिया की तरफ आता हुआ एक जहाज जिसके ऊपर ड्रोन की सहायता से अटैक हुआ। तो यहाँ पे किसने किया अटैक? हुतीज ने। और ये अटैक जो क्लेम किया वो किसने किया? यूएस ने। कि यूएस बोलता है कि ये जो अटैक है वो हुतीज के द्वारा किया गया है। तो ऐसा तब तो बोला जा रहा था कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी कंफर्म हो चुका है कि उसके पीछे हुतीज ही थे। हुतीज कौन है? तो बेसिकली एक रेबेलियन ग्रुप है जो कि कहां से बिलोंग करता है? ये करता है येमेन से बिलोंग। ठीक है, अभी हम मैप में देखेंगे, सारी बातें अच्छे से जानेंगे। और इस तरीके की न्यूज जो है काफी ज्यादा प्रिवेलेंट थी और अभी भी ये जो अटैक है वो जारी है। इनफैक्ट कल ही एक अटैक भी हुआ है एक शिप के ऊपर। तो ये न्यूज जो है अभी बनी हुई थी, तो इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अब देखो यहाँ पे 3 कमर्शियल शिप हिट बाय मिसाइल्स इन हूती अटैक इन रेड सी। रेड सी के अंदर फिर से एक न्यूज आई कि जहां पे 3 कमर्शियल शिप को जो है हिट किया गया, अटैक किया गया मिसाइल्स के द्वारा। तो यहाँ पे सिर्फ अटैक ही नहीं किया जा रहा है, इनफैक्ट उनको हाईजैक भी किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह की घटनाएं जो है आपको रेड सी में देखने को मिल रही है। और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, यहाँ पे जितनी भी रेड सी वाला जो रूट है ना, वो बहुत प्रोमिनेंट रूट है। इनफैक्ट वो ऐसा रूट है जहां से देश भर की जितनी भी दुनिया है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है, उन सभी के शिप जो है वहां से जाते हैं और वहीं से वो क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। ठीक है, उन्हीं शिप के द्वारा। तो यहाँ से 2 यूएस की जो कार्गो शिप थी उनके ऊपर भी अटैक हुआ। तो इस वजह से जितनी भी शिप यहां से इस रास्ते से गुजरती हैं रेड सी से, उन सभी के ऊपर अटैक होता है। तो इसके ऊपर एक बार देखते हैं कि हमारे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने क्या कहा। उसके बाद जो है हम आगे की अपनी न्यूज को कवर करेंगे। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। तो चलिए जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो ये बात है 19 नवंबर 2023 की, जब रेड सी में हौती विद्रोह ने एक गैलेक्सी लीडर नाम के शिप को जब्त कर लिया। शुरुआत में सिर्फ इसे एक विद्रोही हमले के रूप में देखा गया, लेकिन इसने पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को जो है एक तरीके से ब्लॉक करके रख दिया है, जिससे बहुत ज्यादा जो है तबाही मची हुई है। हौती विद्रोह जो है वो क्या करता है, कमर्शियल जहाजों पे हमले करता है ड्रोन और मिसाइलों की सहायता से। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि ये जो हमले हैं ये लाल सागर यानी कि रेड सी में ही क्यों हो रहे हैं, और ये वर्ल्ड की जो ट्रेड है उसको कैसे अफेक्ट कर रहा है और भारत की इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो इन सब के बारे में जो है डिटेल में चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये रेड सी कहां पे है और ये पूरा रूट किस बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे जो एक सबसे बड़ा रोल आता है ना, वो आता है सुएज कैनाल का। देखो, ये है अपना भारत। यहां से मान लो कोई शिप जो है निकलती है भारत की, तो अगर हमें यूरोप से कनेक्ट करना है, यूरोप पे कोई शिप भेजना है, तो उसके 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है जो डॉटेड लाइन में आपको दिख रहा है। देखो, यहां से अगर ये जाएगा इस तरीके से, तो इसको बहुत घूम के जाना पड़ेगा, तब जाके ये यहां पे मिलेगा। लेकिन दूसरा एक शॉर्टकट रास्ता भी है। तो अगर ये शिप यहां से निकलता है और इस तरीके से जाता है, तो यहाँ पे स्विस कैनाल से होते हुए जाता है, तो ये जल्दी पहुंच जाएगा। तो फ्यूल की बचत होगी, हमारी जो कॉस्ट है उसकी क्या होगी, कटौती होगी और हमें फायदा होगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे दूसरे देश हैं जो इस वाले रूट को जो है प्रिफर करते हैं और यहां से जाते हैं। तो यहाँ पे ये रूट जो है अभी तक प्रिवेलेंट था। लेकिन अब जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला, ये है यमन। यमन, और यहीं पर कौन है? हौती ग्रुप। तो ये जो हौती ग्रुप है यही क्या करता है, अटैक करता है यहाँ पे जो भी शिप जाता है इनके ऊपर। अब ये जो रेड सी है वो कौन सा है? तो रेड सी वाला इलाका ये वाला है जो मैंने अभी मार्क किया। तो चलिए इसको मैप में और क्लैरिटी के साथ देखते हैं, तो अब आपको और चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। देखो, तो हमने देखा कि रेड सी कौन सा है। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है रेड सी। तो यहां से अगर मान लो यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है बब अल मंदाब। ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं बब अल मंदाब। तो जैसे ही यहां से कोई शिप गुजरती है तो उसके ऊपर अटैक होने लगते हैं, और ये किसके द्वारा होते हैं? यमन के अंदर जो हौती ग्रुप है उसके द्वारा। ठीक है, तो ये है पूरी कहानी। तो अब यहां से जैसे शिप पार होता है और रेड सी में आता है, तो रेड सी में आते हैं उसके ऊपर अटैक होते हैं, सीज हो जाते हैं, मतलब मिसाइल्स और ड्रोन की सहायता से उसके ऊपर अटैक होते हैं। और जो है वो यहां तक उसको एक्चुअली जाना कहां होता है कि ये जो पूरा रेड सी को पार करके और यहाँ पे यूरोप तक पहुंचना होता है। तो ये एक रास्ता काफी कन्वीनियंट था, लेकिन अभी फिलहाल जो है वर्ल्ड ट्रेड पूरा इस तरीके से ब्लॉक पड़ा है, क्योंकि ये रास्ता जो है ये रेड सी में यहाँ पे हलचल मची हुई है हौती ग्रुप के वजह से। तो अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, क्यों कर रही है ये हौती ग्रुप? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो आपके दिमाग में यही आ रहा होगा। तो देखो यहाँ पे ईरान से एक्चुअली ये रिलेटेड है कहीं ना कहीं, मतलब ईरान समर्थित हौती विद्रोह ने हमास के एक साथ जुटता व्यक्त करने के लिए लाल सागर में जहाजों को निशाना बनाया। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या कह रहे हैं ये।
ये जो हौती ग्रुप है ना, इनका ये कहना है कि इजराइल जब तक हमास के ऊपर अटैक करता रहेगा, हमास के ऊपर वो कुछ भी करता रहेगा, जुर्म वगैरह, तो हम क्या करेंगे, इस वाले जो अटैक है ना यहाँ पे रेड सी के अंदर, हम उसको जारी रखेंगे। क्योंकि ये जो हौती ग्रुप है, ये किसका सपोर्टर है, ये है हमास का सपोर्टर, ठीक है। और आपको पता है इजराइल और हमास के बीच में क्या चल रही है, वॉर। तो ये अभी भी कंटिन्यूअसली चली रही है वॉर, मतलब ऐसे अटैक नहीं हो रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है इजराइल कुछ ना कुछ करता रहता है। तो ये जो है हौती ग्रुप, इनकी यही डिमांड है कि जब तक इजराइल जो है बंद नहीं करेगा अटैक करना हमास के ऊपर, हमास वाले लोगों को परेशान करना बंद नहीं करेगा, तब तक हम इस अटैक को करते रहेंगे, ठीक है। और इसी वजह से क्या कर रहे हैं, ये यहां से गुजरने वाले शिप को निशाना बनाते हैं। तो पहले तो उन्होंने ये बोला था कि जो भी इजरायली शिप होंगे ना, केवल हम उन्हीं को टारगेट करेंगे, लेकिन जो क्योंकि वहां से बात नहीं बनी, तो अब यहां से जो भी शिप गुजरता है, चाहे वो यूएस का हो चाहे वो भारत का हो, तो उसमें क्या होता है, अटैक होता है। लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को इसराइल के समर्थन के तौर पर देखा जाता है। चल रहे इसराइल हमास संघर्ष को देखते हुए विद्रोह ने घोषणा की है कि लाल सागर में हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक इसराइल हमास के खिलाफ अपनी कार्रवाई बंद नहीं कर देता। क्योंकि आपको पता है इसराइल जो है अभी भी, इनफैक्ट मतलब 2.5 महीने से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है इनके वॉर को स्टार्ट हुए, लेकिन अभी भी जो है इसराइल कुछ ना कुछ कार्रवाई करता रहता है। परिणाम स्वरूप विद्रोहियों द्वारा वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए समुद्री मार्गों के माध्यम से महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि इनकी डिमांड अगर पूरी नहीं हुई तो ये क्या करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड को क्या करेंगे, यहाँ पे बैरियर का काम करेंगे, उनको रोकेंगे, होने नहीं दे रहे। और इसी वजह से जो है इंटरनेशनल ट्रेड जो है काफी ज्यादा लॉस में चल रहा है। तो यहाँ पे कोई भी चीज आयात निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट जो है अभी एक तरीके से बहुत ज्यादा एक तरीके से सेंसिटिव जोन बना हुआ है। अब जानते हैं कि लाल सागर विश्व के लिए यानी कि पूरे वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो हमने देखा था कि सुएज कैनाल यानी कि सुएज जो नहर है, उसको पार करने से यूरोप तक पहुंचना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे देखो, ये है आपका सुएज कैनाल। देखो मैं एक बार पेन ले लेता हूं और सब कुछ इरेज कर देता हूं। अब एक बार वापस से पेन लेके देखो, ये है आपका रेड सी, ठीक है, रेड सी। अब यहां से जैसे बब अल मंदाब, देखो यहाँ पे जहां पे मैंने मार्क किया रेड पेन से, बब अल मंदाब से जैसे कोई शिप गुजरता है यहाँ से रेड सी से होता हुआ, और यहां से जाता है वो सुएज कैनाल से, ठीक है। तो यहां से उनको क्या मिलता है, एक बहुत ही इजी एक्सेस मिलता है टू कनेक्ट विद द यूरोपियन नेशन, ठीक है। तो ये एक सस्ता और सुंदर और टिकाऊ वाला जो कहते हैं ना हम, वो रास्ता है, लेकिन अभी ये ब्लॉक है। तो एक तरीके से सबसे बड़ा जो एडवांटेज है पूरे वर्ल्ड को, वो यही कि यूरोप से कनेक्टिविटी बहुत इजी हो पाती है सुएज कैनाल की वजह से। सुएज कैनाल के निर्माण से पहले यूरोप तक पहुंचने के लिए बहुत लंबे मार्ग की आवश्यकता होती थी, जिससे शिपिंग समय यानी कि शिपिंग के अंदर जो टाइम लगता था वो तो लगता ही लगता था, साथ में जो कॉस्ट है ऑफ फ्यूल है वो भी काफी ज्यादा बड़ी होती थी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। अब देखो मैं यहाँ पे एक बार फिर से सारी चीजें इरेज कर देता हूं। अब देखो यहाँ पे ये जो आपको रूट दिख रहा है ना, पहले तो देखो क्या हुआ था कि अगर किसी शिप को, मान लो भारत की शिप को अगर कहीं जाना है यूरोप, तो वो ऐसे घूम के, और यहाँ पे केप ऑफ गुड होप है साउथ अफ्रीका के अंदर, उसके किनारे किनारे जो है यहाँ तक जाना पड़ता था। तो सोच के देखो कितना लंबा है, तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है। और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फ्यूल है वो भी ज्यादा लगेगी, भाई फ्यूल भी तो ज्यादा लगेगा ना शिप को चलाने के लिए। तो इस वजह से जो है ये चीज पहले होती थी, लेकिन अब जब से सुएज कैनाल बनी है तब से ये चीज इजी होने लग गई थी। लेकिन अभी वो भी क्या हो गया, वहां पे सेंसिटिव जोन बन चुका है। इसलिए ये क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इस क्षेत्र में कोई भी मुद्दा दुनिया भर की अर्थव्यवस्था और बाजारों की प्रभावित कर सकता है। और क्योंकि यहीं से जो है मेजर शिप जो है पास होते हैं, यहाँ से गुजरते हैं, ट्रेड होता है, तो अगर वो नहीं हो पाएगा तो जितने भी दुनिया भर की अर्थव्यवस्था है उन पे अफेक्ट पड़ेगा, उनके मार्केट पे अफेक्ट पड़ेगा। तो ये जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड के लिए। अब आ जाते हैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में कि भारत को इससे कैसे दिक्कत हो सकती है। तो देखो, जो रेड सी है ना, रेड सी में संघर्ष के कारण पहले से ही जहाजों का खर्चा बढ़ गया है, जिससे भारतीय आयातक प्रभावित हो रहे हैं। यानी कि जो इंपोर्ट करता है इंडिया, वो अब काफी ज्यादा क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। बढ़ती शिपिंग लागत, क्योंकि अब शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ गई है वहां पे, तो भारतीय जो आयात लागत को प्रभावित कर रही है। तो ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रही है किसको, हमारी इंपोर्टिंग कॉस्ट को। तो यहाँ पे जो चमड़ा है, प्लास्टिक है और मसाले जैसी चीजें हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा हमें क्या करनी पड़ रही है, पे करनी पड़ रही है कॉस्ट। साथ ही बासमती चावल जैसे प्रमुख निर्यात जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी भी कीमतें बढ़ रही हैं। तो अगर टकराव जारी रहा तो निवेशकों को बाजार पर इसका असर देखने को मिल सकता है। वर्तमान में भारत 85% से भी ज्यादा कच्चा तेल और 50% से भी ज्यादा गैस यहीं से आयात करता है। मतलब यही रूट है जहां से ये चीजें आती हैं। तो अब आप सोच के देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये इंडिया के लिए। तो इस संकट के कारण बीपीसीएल, ये जो कंपनीज हैं इनके नाम बता रहा हूँ, एचपीसीएल, आईओसी, ये सारी की सारी जो ऑयल डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज है ना इंडिया के अंदर, ये सब भी क्या हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है।
यहाँ से जो है मेजर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हम करते हैं। अब देखा जाए तो फिर अगला क्या करना चाहिए, क्या कदम होना चाहिए, मतलब इंडिया के लिए जो है एडवर्सिटी क्या हो सकती है। तो देखो यहाँ पे एज ऑफ नाउ 20% ऑफ इंडिया ट्रेड अकर्स थ्रू द सुएज कैनाल। इंडिया का, भारत का टोटल ट्रेड जो है उसमें से 20% केवल सुएज कैनाल वाले यानी रेड सी से होता है। द कंट्री में फेस चैलेंजेस इन टू एस्पेक्ट। अब जो है इंडिया को दो एस्पेक्ट में सबसे ज्यादा दिक्कत आ सकती है। एक तो है ऑयल, क्योंकि इंडिया जो है प्राइमरली इंपोर्ट करता है ऑयल फ्रॉम वेस्ट एशिया एंड रशिया। इन दो से क्या करता है, बहुत बड़े लेवल पे क्या करता है, इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है। अ चेंज इन द रूट कुड अफेक्ट द प्राइसेस ऑफ द ऑयल बाय 40%। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर एक लंबा रूट तय करके यहाँ पे तेल आएगा तो उसकी कॉस्ट में वो ऐड ऑन होगा, तो हम भारतीयों को क्या मिलेगा, वो तेल महंगा मिलेगा। ठीक है, तो ये रशिया और सुएज कैनाल से अगर वो आता है तो नॉर्मल, मतलब यहाँ पे सुएज कैनाल की वजह से ये जो सारी चीजें हो रही हैं, क्योंकि अभी सेंसिटिव बना हुआ है, तो इस वजह से ये सारी की सारी प्राइसेस क्या हो सकती है, हाइक हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ने वाली है, ये भी बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। शिपिंग कॉस्ट में इंक्रीज अप टू 40%, 40% तक वृद्धि हो सकती है शिपिंग कॉस्ट के अंदर, अफेक्टिंग इंडियन एक्सपोर्ट एंड कॉजिंग लॉसेस ऑफ कंपनीज फॉर एक्सपोर्टिंग अब्रॉड। ना तो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो काफी बड़े लेवल पे लॉस में जाएगा बिकॉज ऑफ दिस प्राइस हाइक। In conclusion, these challenges in the Red Sea could impact India's financial goal in the coming year। यानी कि भारत के आने वाले सालों के अंदर जो फाइनेंशियल गोल्स है ना, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होंगे बिकॉज ऑफ दिस चैलेंज इन रेड सी। तो ये रेड सी हमारे भारत के लिए, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और यहाँ पे इस टेंशन की वजह से जो है इंटरनेशनल ट्रेड काफी बड़े लेवल पे ब्लॉक रखा हुआ है अभी, और यहाँ पे प्राइजेस भी बढ़ी हुई देखने को मिल रही हैं, और अभी तक जो है चीजें फिलहाल के लिए नहीं सुधरी है वहां पे, लेकिन अगर जैसे कोई अपडेट होगा वो मैं आप तक जरूर लेकर आऊंगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर लगी है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को फॉर मोर सच वीडियोस। और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर आप GK24 एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लें। तो यहाँ पे आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख के बतानी है कि आपका क्या मानना है इस पूरे के पूरे मुद्दे पे, कि जो है इंडिया को क्या अब करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए टू ओवरकम दिस चैलेंज। क्या इंडिया को वो बड़ा रूट जो है वो चूज कर लेना चाहिए, या फिर जो भी आपकी राय है वो मेरे साथ जरूर साझा करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे हैप्पी।